चलिए शुरू करते हैं इसको। लॉजिकल पॉजिटिविज्म तो आज आई डोंट नो एक आध सेशन में हो जाना चाहिए। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। पहले जो ये ग्रेलिंग की किताब है इसमें देखेंगे ये क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम बाकी जगह जाएंगे जो जो हमको इसमें समझना है। वेरिफिकेशन थ्योरी ही है जो ज़्यादा समझनी है इसमें। फिर बाकी उसका बस दैट्स ऑल। उसकी कॉरोलरी है कि मेटाफिजिक्स एलिमिनेट हो जाएगी, तो वो भी देख लेंगे फिर बाद में। अभी के लिए फॉर नाउ लेट्स सी व्हाट ग्रेलिंग सेज। लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है। ये जैसे हमने कांट का फ़लसफ़ा पढ़ा, हीगल का फ़लसफ़ा पढ़ा, लोगों का इंडिविजुअल्स का फ़लसफ़ा पढ़ा, ये एक स्कूल का फ़लसफ़ा है। ये इट इज़ एसोसिएटेड विद व्हाट इज़ आल्सो कॉल्ड वियना सर्कल। वियना एक शहर का नाम है। यहाँ पे कुछ फिलोसफर्स थे, आपस में बातचीत करते थे। उनका जो फ़लसफ़ा उन्होंने डेवलप किया उसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं। 1920s और 1930s में अपने पीक पे था। अब आप देख रहे होंगे कि ये भी एनालिटिकल फिलोसफर्स के पैरेलल चल रहा है। ये तो खुद में पहले एनालिटिकल फ़लसफ़ा ही है कुछ हद तक, बट ये वाली चीज़ भी साइमल्टेनियसली हो रही है। वियना सर्कल बड़ा इन्फ्लुएंशियल सर्कल था। इसका इन्फ्लुएंस ट्रांसनेशनल था, partly because some of its most prominent members left Europe for United States or United Kingdom। जो 1930s में पॉलिटिकल मसाइल पैदा हो रहे थे यूरोप में, उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल यूरोप में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एट्सेट्रा, जो वहाँ पे मसाइल पैदा हो रहे थे उसकी वजह से दीज पीपल स्प्रेड और अपना इन्फ्लुएंस लेकर गए यूएस में और यूके में। और दूसरी तरफ से कुछ लोगों ने इनको अहमियत दी और इनको विज़िट करने गए वियना, जैसे क्वेन है, एजे आयर है, ये बहुत बड़े नाम हैं। तो उन्होंने इनकी बातों को इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंसेस के पास पहुंचाया। उसकी वजह से भी इस ग्रुप का फेम बहुत बड़ा, स्पेशली विद एजे आयर। एजे आयर की बहुत मशहूर किताब है बॉम्ब शेल ऑफ ए बेस्ट सेलर, लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक, 1936 में। उसने पॉजिटिविस्टिक आइडियाज़ को सबसे ज़्यादा फेम दिया। बट द मेन रीज़न इज़ दैट थ्रू द आर्टिकल्स एंड बुक्स बाय इट्स मेंबर्स, ये कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते थे। एक जनरल जर्नल भी था इनका, एरकिननेस, उसमें भी इनका उसने भी इनको बहुत फेम दिया। और उसके साथ साथ ये किस एरा में बात कर रहे हैं, व्हेन फिजिक्स इज मेकिंग जायंट स्ट्राइड्स। बहुत बहुत ज़्यादा आपको पता होगा ये दौर है, हर एक चीज़ जो फिज़िक्स में अभी भी एक्सप्लोर हो रही है इसी टाइम फॉर्मुलेट हुई थी। ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का दौर है, बोहर का दौर है, आइंस्टीन का दौर है, मैक्स प्लैंक का दौर है। ये सारी हस्तियां एक ही टाइम पे है। पॉजिटिविस्ट सेम सवाल पूछते थे जो कांट ने 200 साल पहले पूछा था, 200-300 साल पहले, कि फिलॉसफी क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। अगर साइंस इतना तेज आगे बढ़ रही है, फिलॉसफी का क्या हुआ। और आंसर ये खुद दे रहे थे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। आंसर ये है क्योंकि ये अभी भी ऐसे सवाल में जिसका जवाब ही नहीं है, caught in metaphysics, and had not clarified the question of what demarcates genuinely meaningful questions and answers from spurious ones। क्योंकि फ़लसफ़ा अभी भी जेन्युइन सवालों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया है बेहुदा बकवास सवालों से। लॉजिकल पॉजिटिविज्म वियना सर्कल की, इट इज़
the view that the only forms of genuine knowledge come from experience, come from empirical science. तो आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल स्कूल बनने की कगार पे है। फ्रॉम सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना, सिस्टमेटिकली और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन, कोई मेथड प्रॉपर कि कैसे हम ऑब्जर्व करें नेचुरल फेनोमेना को, वही है एकमात्र जेन्युइन सोर्स ऑफ नॉलेज, द ओनली जेन्युइन सोर्स ऑफ नॉलेज। तो जब नेचुरल फेनोमेना के एग्जामिनेशन से ही वाहिद इल्म मिल सकता है, इसके अलावा और कहीं से इल्म नहीं मिल सकता, तो इसकी नेचुरल कॉरोलरी है रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, रिजेक्शन ऑफ थियोलॉजी। ये कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। इसका कुछ और यूज़ हो सकता है, करें आप उसका यूज़ इफ़ दे हैव, बट इल्म की दुनिया ये नहीं है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, समटाइम्स नियो पॉजिटिविज्म। वियना सर्कल्स के जो मेंबर्स थे, इनका मकसद था एम्पिरिसिज्म को सीरियसली कंसिडर करना। कोई भी चीज़ जो मेटाफिजिकल है, बियॉन्ड फिजिक्स है, ए प्रियोरी है, उससे आगे निकल जाना, उसको रिजेक्ट करना। एंड क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ कन्वेंशंस एंड अदर फ्रेमवर्क प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस without appeal to what is not either verifiable by experience or matter of logic and definition। या तो either verifiable होना चाहिए by experience, या तो matter of definition होना चाहिए। That means black is black, this they would accept। हाँ, कोई बात नहीं है, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये लॉजिकल है। तो by definition black is black, ट्राइंगल इज थ्री साइडेड, ये वो एक्सेप्ट करेंगे, एनालिटिकल स्टेटमेंट है, डेफिनेशन बेस्ड है। या तो दिस इज एन एप्पल, अगर सामने एप्पल है, ये भी वो एक्सेप्ट करेंगे। आइदर वेरीफाइबल बाय एक्सपीरियंस और ड्रिवन बाय लॉजिक एंड डेफिनेशन। ये था इनका मकसद। क्या? एक तो रिजेक्ट करना एनीथिंग विच इज एप्रियोरी, विच इज मेटाफिजिकल। These commitments lay at the core of their outlook। ये कोर के अराउंड जो घूमने वाले लोग हैं, वो लेकिन एक नहीं है जो इससे आपको लगेगा। इट वॉज फार फ्रॉम ए सेटल्ड बॉडी ऑफ डॉक्टर। वियना सर्कल में थॉरो डिबेट्स होते रहे, और इसकी वजह से इनका थॉट भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता रहा वक्त के साथ। एंड दे डिसएग्रीड विद ईच अदर ओवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट इवन ऐसे ट्रिवियल चीज़ों पे नहीं, अच्छी खासी डिफरेंसेस इनके अंदर भी थी। एंड इन द एंड वट एवर ऑल जो बिरयानी बनाई, रायता जो इन्होंने बनाया, उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वन विच इज़ एसोसिएटेड बाई इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स, मॉरिट्ज श्लिक और कार्नाप, इनका फलसफा। द अदर एसोसिएटेड विद ऑटो न्यूरैथ। ये दो स्ट्रीम्स हम इसकी आगे देख सकते हैं। ये जो मॉरिट्स थे, मॉरिट्ज श्लिक 1882 में पैदा हुए, 1936 में दुनिया से निकल गए। ये बर्लिन के थे, बर्लिन में पैदा हुए थे। मैक्स प्लैंक के स्टूडेंट थे। अब मैक्स प्लैंक भी आप देखिए, ये वही टाइम है, आइंस्टीन भी इसी टाइम है, बोर भी इसी टाइम है। साइंस इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। प्लैंक्स की तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट पता होगा, और इनकी थियरीज बड़ी मशहूर हैं क्वांटम मैकेनिक्स में इन पर्टिकुलर। सो ही वाज हिज स्टूडेंट, और वहाँ पे डॉक्टरेट इन्होंने 1904 में मुकम्मल किया, और कुछ टाइम तक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट भी ये रहे। तो आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर साइंटिस्ट्स हैं यहाँ पे जो बात कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो साइंटिस्ट भी नहीं होंगे, दे वुड बी क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। तो ये था इनका बैकग्राउंड मॉरिट्ज श्लिक का। प्लैंक और उनसे पहले हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज, ये दे वर कैंटियन इन
देयर अप्रोच टू नॉलेज। इसको नियो कैंटियन स्कूल भी कहा जाता है। 19th सेंचुरी जर्मनी में बड़े अपने रूज पे था नियो कैंटियन। नियो कैंटियन मतलब कांट का ही फलसफा विद जो नई डिस्कवरीज हुई हैं, जो नया इल्म जाहिर हुआ है वो उसमें ऐड करके। इसको आप इजीली समझ सकते हैं। हमारे यहाँ एक मोमेंट चल रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में विच इज़ कॉल्ड नियो ट्रेडिशनलिज्म। फॉर एग्जांपल दीज स्कॉलर्स लाइक हमजा यूसुफ, Umar Farooq Abdullah, Hakim Murad, these are associated with what is called neo traditionalism। ट्रेडिशन को रिवाइव करना, बट उसमें जो मॉडर्न कंटिजेंसीज अराइज हुई हैं इसको ऐड करके। वैसे ही आप उसको समझ सकते हैं एसेंशियली कांट, बट जो उसके बाद की क्रिटिसिज्म है उसको टेक इन करके, उसको रिजॉल्व करके। तो इसमें इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था इंक्लूडिंग प्लांक। तो प्लैंक ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। और ये स्कूल, ये हम क्यों कर रहे हैं ये बात, ये हम इसलिए कर रहे हैं, हम मॉरिट्ज श्लिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं कि ये जो हमारे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थॉट देने वाले हैं ये कहाँ से आए हैं। इन्हीं से इंस्पायर हुए थे, इनके स्टूडेंट थे ये। और ये सब करने के बाद श्लिक मूव टू ज्यूरिक टू स्टडी फिलोसफी। फिर बाद में ये रॉस्टॉक और केल में पढ़ाने लगे एंड फाइनली प्रोफेसर ऑफ नेचुरल फिलोसफी वियन्ना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हमारे हजरत वियन्ना 1922 में। यहाँ पे अपना नाम ही बना चुके थे ऑलरेडी। यहाँ पे 1922 आने से पहले अपना नाम ही बना चुके थे बिकॉज ऑफ वन ऑफ हिज बुक स्पेस एंड टाइम एंड कंटेम्पररी फिजिक्स। 1917 में ये किताब आई थी, 1917 में। आइंस्टीन को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उसमें भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, और किताब से भी पता चल ही जाता है कि मकसद क्या था किताब लिखने का। वो यही था कि तो एक्सप्लेन जो इम्प्लीकेशंस हैं आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऑन स्पेस एंड टाइम, which was to remove the last vestige of physical objectivity from even space and time। जिस कुर्सी पे बैठे थे श्लिक, ये वियन्ना यूनिवर्सिटी में जिस पोजीशन पे अपॉइंट हुए थे, इससे पहले उसको बनाया था अर्नेस्ट मैक ने 1838 to 1916। ही हैड मेड दैट, क्रिएटेड दैट पोजीशन। और इनको ये पोजीशन इसलिए मिली एज रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशंस टू बोथ साइंस एंड फिलोसॉफी। इससे पहले जो अर्नेस्ट मैक थे वो भी पॉजिटिविस्ट ही थे, वो भी मेटाफिजिक्स और को रिजेक्ट करते थे, और उनका भी एम्फेसिस बड़ा स्ट्रांगली था एम्पिरिकल साइंसेस पे। और उनका जो पॉजिटिविज्म था उसने भी वियना सर्कल को ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया। जब श्लिक ने अपना पोस्ट पे ये संभाला वियना में, हांस हान नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इनको बुलाया एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ये स्टडी ग्रुप क्या पढ़ रहा था, ये वही प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो रसल और वाइट हेड ने लिखी थी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो एक छोटा सा स्टडी ग्रुप बन गया हांस हान का बनाया हुआ। वहाँ पे ये प्रिंसिपिया मैथमेटिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसने थोड़ा सा पुश दिया श्लिक को, और श्लिक के स्टूडेंट्स फ्रेडरिक वेजमैन और हर्बर्ट फीगल को, और इनके स्टूडेंट ने इनको एनकरेज किया दैट दे शुड आल्सो स्टार्ट एन एक्स्ट्रा करिकुलर डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पे वो मोर जनरल फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे और डिस्कस करेंगे आपस में। सो दे वांटेड टू डू दैट। इनके स्टूडेंट्स ने इनको एनकरेज किया कि आप एक करें। ये था द न्यूक्लियस ऑफ वियना सर्कल इन इट्स अर्ली डेज कॉल्ड श्लिक सर्कल। तो एक छोटा सा श्लिक सर्कल बन गया जहाँ पे ये और इनके कुछ स्टूडेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर डिस्कशंस कर रहे हैं फिलोसॉफी के बारे में।
इसके मेंबर्स, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, ये हमारी तरह बैठे हुए हैं 4 लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के। दे वर नॉट एसेंशियली फिलोसोफर्स। इसमें साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, डिफरेंट डिफरेंट लोग थे। विद इन सम टाइम इट बिकेम ए डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग। बहुत बहुत ये वो एलीट क्लास सा बन गया। अब ये खुद में ये नाम बड़े हैं जो इसमें थे, ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं। इसके अलावा मैथमेटिशियंस लाइक गुस्टाव बर्गमैन, थियोडोर रेडाकोविक, फिजिसिस्ट फिलिप फ्रैंक, लॉजिशियन कर्ट गॉडेल तो आपको पता है बहुत बड़ी हस्ती है। सोशोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर ऑटो न्यूरैथ, कार्ल विक्टर क्राफ्ट, रुडोल्फ कार्नैप, ये सारे लोग यहाँ पे थे। और इसके बाद टाइम टू टाइम और भी लोग आते थे डिफरेंट मुल्कों से इनके साथ बात करने के लिए, इंक्लूडिंग कार्ल पॉपर, बहुत बड़ी हस्ती है। डिफरेंट सोसाइटीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में थी उनके साथ भी कांटेक्ट में थे, उनके साथ भी ये डिस्कशंस करते थे। तो ऑल टुगेदर दिस इज़ अ वेरी, मतलब एक इन्फ्लेटेड लिस्ट है ऑफ बिग नेम्स ऑफ दैट एरा। ये वो लोग हैं जो अब इस सर्कल के साथ एसोसिएट हो रहे हैं जो एक प्रोफेसर ने बनाया था। पहले कुछ साल ये आपस में ऐसी बात कर रहे हैं हमारी तरह, जैसे हम आजकल करते रहते हैं आपस में बात, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आज हम वो बात करते हैं, ऐसे इनफॉर्मल डिस्कशंस। ये काफ़ी सारे सालों तक इन्होंने यही किया। जब ये करते रहे ऐसी चीज़, फिर इसके लीडिंग मेंबर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि इट इज़ टाइम टू मेक व्हाट वी बिलीव इन पब्लिक। लेट्स मेक ए पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ आवर आउटलुक। ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा प्रमोशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक फिलॉसफी। ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। लेट्स डू इट। 1928 अर्नेस्ट मार्क्स सोसाइटी, इसका इनॉग्रेशन था। ये बनाई थी ऑस्ट्रियन फ्री थिंकर्स एसोसिएशन ने, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था जहाँ पे पॉपुलर लेक्चर साइंस फिलॉसफी पे देंगे महान हस्तियाँ। उसके इनॉग्रल डे पे इन्होंने सोचा हम भी अपना प्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड व्यू, हम क्या बिलीव करते हैं। स्लिक ने एक्सेप्ट किया इनविटेशन इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनना। हान जो हैं जिनके बारे में हमने बात की अभी, ही बिकेम वन ऑफ इट्स वाइस प्रेसिडेंट्स। कार्नाप और न्यूरास वो भी इसी सोसाइटी के मेंबर्स है, दे बिकेम मेंबर्स ऑफ इट्स सेक्रेटरीट। कहने की बात कि ये जो फ्री थिंकर्स एसोसिएशन ने अर्नेस्ट मैक्स सोसाइटी बनाई, ये वियना सर्कल के लिए घर की बात होगी, सभी लोग इसमें इसी के हैं। अगले साल कार्नाप, न्यूराथ और हान ने एक पैम्फलेट इशू किया विच दे डेडिकेटेड टू श्लिक। इसका नाम था द साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, द वियना सर्कल। और ये पब्लिकेशन भी इन्होंने स्पेशल डेट पे रखी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एग्जैक्ट साइंसेस। एग्जैक्ट साइंसेस मतलब वो साइंसेस जो क्लेम करती हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट इल्म है, प्रिसाइज इल्म है, हमारी जो कंक्लूजन्स है दे आर प्रिसाइज। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं एरर एक्सेप्ट करती है अपनी कैलकुलेशंस में, इनफैक्ट वो एरर्स को भी कैलकुलेट करती है कि हमें एरर भी अपना पता है मुकम्मल। तो मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल है प्रिसाइज साइंस एंड एग्जैक्ट साइंस। तो इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फिर एक और हुई इसके बाद और उसमें भी थोड़ा सा सेटबैक मिला। खैर उसके साथ इन्होंने कोइंसाइड किया अपना ये पैम्पलेट रिलीज। ये ऑर्गेनाइज हुआ था इन कोलैबोरेशन विद द बर्लिन सोसाइटी फॉर साइंटिफिक फिलॉसफी, जिनके कांटेक्ट में रहते थे ऑस्ट्रिया से। ये प्राग में हुआ एज ए फ्रिंज इवेंट। ये ऐसे होता है ना, जब फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो यूएन की जनरल असेंबली थी कुछ साल पहले, तो वहाँ पे पाकिस्तान, ईरान और टर्की के ऑन द साइड लाइन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड the prime minister of Iran and president of Turkey met with each other. I think Iran also has a president. So they met the three on the sidelines of something. वहीं से निकल के कुछ लोग सेपरेटली आपस में मिले। अब ऐसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, लेकिन उनने साइमल्टेनियसली अपना छोटा मोटा लगे हाथ वाला काम किया।
One senses a certain Teutonic formality at work. जर्मन फॉर्मेलिटी से भरा हुआ था इनका पूरा ये काम जो ये कर रहे थे। इनके नाम इन इवेंट्स के बड़े लंबे चौड़े, ब्रॉन्टिक क्वालिटी, बड़े खूबसूरत नाम। येट इनका जो काम था, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, सर्कल के जो एंडेवर्स थे, दे प्रूव्ड हाईली इफेक्टिव। जो भी ये बात आगे पहुंचाना चाहते थे, ये उसमें सक्सेसफुल हो गया वियना सर्कल। In the early 1930s, the circle took over in collaboration with the Berlin Society a journal, Annalen der Philosophy। ये जर्नल भी अब इन्होंने ले लिया और इसका नाम बदल के एरकेंटनिस रखा। ये एक मशहूर जर्नल था अपने वक्त का, छोटी मोटी बात नहीं थी। अब ये भी एडिट वियना सर्कल ही करेगा। रेखबैक और कारनाफ इसके एडिटर बन गए। अब कारनाफ भी घर की बात है वियना सर्कल की। साइमल्टेनियसली दो बहुत बड़ी बुक सीरीज भी इन्होंने लॉन्च की। एक को श्लिक एडिट करते थे और दूसरे को न्यू रैथ। यही फिर दो स्कूल बन गए फाइनली। ये भी चलते गए। कॉन्फ्रेंसेस थ्रू आउट यूरोप इन्होंने एस्टेब्लिश की। हर जगह कॉन्फ्रेंसेस इनके थॉट के होने लगे। इनफैक्ट विटगेनस्टाइन जिनको हमने पढ़ा, वो भी इनके साथ वाबस्ता हो गए। तो बर्लिन सोसाइटी और वियना सर्कल मिलके ये सारा काम किए। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये जो आप साइंस का देख रहे हैं कल्पा, इसमें मेहनत लगी है। तो थ्रू आउट यूरोप दे स्टार्टेड डूइंग दिस कॉन्फ्रेंसेस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ एग्जैक्ट साइंसेस की दूसरी कॉन्फ्रेंस जो 1930 में हुई, उसमें कर्ट गोडेल ने वो मशहूर इनकम्प्लीटनेस थ्योरम अपनी अनाउंस की। अब वो डेथ ब्लो था लॉजिकल थ्योरी को, जो रसल और फ्रेगे ने थ्योरी बताई थी कि हम सबको मैथमेटिकली देख लेंगे, कर लेंगे। तो मैंने आपको पैराडॉक्स बताया, तो उस पे बेस्ड फिर कर्ट गोडेल का इनकम्प्लीटनेस थ्योरम कि हर एक फ़लसफ़ा फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यूरो इज इनकम्प्लीट है। तो ये भी हो गया साइमल्टेनियसली। और क्या हो रहा है 1930s और 40s पे? नाजिज्म और फिर वर्ल्ड वॉर, इन सब चीज़ों ने मिल के एक डेथ ब्लो सा दिया वियना सर्कल को। एंड द एडवेंट ऑफ वॉर दिस डिस्ट्रॉयड दिस रिचनेस ऑफ आइडियाज़। ये जो डिबेट से करते थे आपस में, और इनके जो पार्टिसिपेंट्स थे वो फैल गए पूरी दुनिया में। लेकिन जो रेपुटेशन थी सर्कल की, जो इसके डिबेट्स थे, उसने ऑलरेडी इसको इंटरनेशनली एस्टेब्लिश कर रखा था। जो हस्तियाँ वाबस्ता थी इस सर्कल के साथ, इट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ नेम एंड इट वाज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, विच इज़ वाई क्वीन आयर एंड अदर्स इवन विजिटेड वियना। कि डायरेक्टली हम इनसे देखे ये बात क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी हस्तियाँ, डिफरेंट डिफरेंट, यूएस से आ रहा है कोई, यूके से आ रहा है कोई, इनसे मिलने के लिए बात क्या कर। जो फंडामेंटल कमिटमेंट थी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स की, ऑब्वियसली लाइक आई सेड दे वुड डिफर ऑन इट, दे वुड रिफाइन दीज थिंग्स विद टाइम। लेकिन जो फंडामेंटल वन कमिटमेंट दे हैड वाज देयर स्ट्रॉन्ग इंसिस्टेंस कि मीनिंगफुल डिस्कोर्स या तो एनालिटिक होता है या तो एम्पेरिकली टेस्टेबल होता है। वापस जाएं कैंट वाले सेशन पे, जब हमने कैंट की बात की थी। कांट ने सेंटेंसेस को 4 टाइप्स में बांटा था, एनालिटिक और सिंथेटिक, डिपेंडिंग अपॉन इफ इट्स एडिंग न्यू नॉलेज और नॉट। एनालिटिक मतलब इट एड्स नो न्यू नॉलेज। बैचलर्स आर मैरिड, ये डेफिनेशन है बैचलर्स की। तो मैरिड, इसमें जो आपने क्या कहते हैं प्रेडिकेट इसमें लगाया आर मैरिड का, इसने कोई नई बात हमको नहीं बोली। ट्रायंगल इज 3 साइडेड, हाँ ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसने कोई नई बात नहीं बोली। अनमैरिड बैचलर्स, ये जो सेंटेंस है ये एग्जिस्ट कर नहीं सकता, ये क्योंकि डेफिनेशन के खिलाफ जा रहा है। तो ये वाले स्टेटमेंट्स जो थे ये हैं एनालिटिक, ये कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे। और क्या बोला था कांट ने? कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मतलब दे ऐड समथिंग न्यू। फॉर एग्जांपल, बॉल है और ये हैवी है, दिस बॉल इज हैवी। दिस हैवीनेस इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ ए बॉल। तो ये सिंथेटिक स्टेटमेंट है, कुछ नया पता चला बॉल के बारे में, ये हो गया सिंथेटिक स्टेटमेंट। अब दूसरा डिवीजन कांट ने क्या बोला था? अब स्टेटमेंट और दो टाइप के होते हैं,
ए प्रियोरे और ए पोस्टीरियोरे। ए प्रियोरे मतलब बिफोर एक्सपीरियंस। बिफोर एक्सपीरियंस मतलब आपको कोई ज़ाहिरी दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं करना है उस चीज़ के ट्रुथ वैल्यू एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे 1+1 is 2, वेदर यू सी एनीथिंग 1+1 is equal to 2 इन द यूनिवर्स और नॉट, ये ए प्रियोरे है। विदाउट एक्सपीरियंस यू नो इट। ए पोस्टीरियोरी जो आपके एक्सपीरियंस के बाद आता है आपके नॉलेज में। फॉर एग्जांपल कश्मीर खूबसूरत है, ये ए पोस्टीरियोरी नॉलेज है, ये बाय बर्थ आपको नहीं पता है, ये लॉजिकली एस्टेब्लिश नहीं है एनालिटिकली। ये आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस इन्फॉर्मेशन के बाद आप ये कह सकते हैं। अब इसके बेसिस पे कांट ने कहा था 4 तरह के स्टेटमेंट होंगे: ए प्रियोरी एनालिटिक, ए प्रियोरी सिंथेटिक, ए पोस्टीरियोरी एनालिटिक, ए पोस्टीरियोरी सिंथेटिक। वहाँ पे हमने बात की थी कि द क्रिटिसिज्म ऑफ कांट दैट हैपन्स इज कि ही इज कंफ्यूजिंग द टू, दे आर अदरवाइज ओनली 2 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे वही हुआ कि सिर्फ 2 तरीके के स्टेटमेंट हो सकते हैं। जो एनालिटिक होगा वो एप्रियोरी ही होगा, जो एप्रियोरी होगा वो एनालिटिक ही होगा। एप्रियोरिक ये कभी हो ही नहीं सकता सिंथेटिक। कांट ने क्या बोला था? एप्रियोरी सिंथेटिक हो सकता है, वो नई इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एप्रियोरी इज सेम एज एनालिटिक और ए पोस्टीरियोरी इज ऑलवेज synthetic. They are one and the same thing. So what are they saying? Let's look at it once again. They are insisting that meaningful discourse is either analytic, यही triangle has 3 sides, ये वाली statements, if A is greater than B and B is greater than C then A is greater than C, ये statement ये analytic है। तो सारा लॉजिक और मैथमेटिक्स ये लगभग आपका एनालिटिक्स में आ जाएगा। तो ये कहते हैं या तो एनालिटिक हो सकता है इल्म हमारा, या सिंथेटिक होगा लेकिन एम्पेरिकली टेस्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल पानी एग्जिस्ट करता है, ये स्टेटमेंट, तो आप जाकर देख सकते हैं अच्छा पानी एग्जिस्ट कर रहा है, एम्पेरिकली वेरीफाई हो गया। कौवा काला है, आपने बाहर देखा कौवा काला है, तो एम्पेरिकली वेरीफाई हो गया। मैं अभी इसके रूडिमेंट्री वेज आपको बता रहा हूँ, इस सब में मसाइल पैदा होंगे। यू नो फ़लसफ़ा, मसाइल पैदा होंगे ही होंगे। फॉर नाउ लेट इज अंडरस्टैंड इट एज एट ए वेरी ग्रास रूट लेवल। योर अंकल इज डाउन स्टेयर्स, वेरीफाइबल स्टेटमेंट, आप डाउन स्टेयर्स जाके देख सकते हैं, दैट मीन्स इट इज़ एम्पेरिकली टेस्टेबल। तो क्या कह रहे हैं ये 2 चीज़ें, या तो एनालिटिक होगा स्टेटमेंट, या तो वेरीफाइबल होगा, एम्पेरिकली टेस्टेबल होगा। इसके अलावा जो भी है वो क्या है, तब वो कॉग्निटिवली मीनिंगलेस है, कुछ बात ही नहीं कह रहा है वो। एग्जाम्पल, गॉड, गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड लिव्स इन द हेवन, a thing of beauty is joy forever। तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स या वियना सर्कल कहता है हाँ ठीक है, करो आप ये बातें भी, इसमें कोई मसला नहीं है, बातें करो आप, अलबत्ता दे डोंट मेक सेंस, देयर इज़ नथिंग विच सेंस कैन एसोसिएट विद दीज थिंग्स। आप कह रहे हैं खुदा हेवन में है, ये एनालिटिकल स्टेटमेंट है नहीं। अब रही बात इज इट एम्पेरिकली टेस्टेबल, इट इज़ नॉट इवन टेस्टेबल, देन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इट इज़? इट इज़ अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट। मीनिंगलेस फॉर whom, ये भी आगे सवाल अब उठेगा। आर यू सेइंग मीनिंगलेस एज ए होल, और इज इट मीनिंगलेस बाय योर डेफिनेशंस? ये भी आगे क्रिटिसिज्म होगा। फॉर नाउ लेट अस बी लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स। अब क्या क्या रिजेक्ट हो गया इस डेफिनेशन से? मेटाफिजिक्स एंटायरली रिजेक्ट हुई, क्यों? क्योंकि कुछ भी वेरीफाइबल नहीं है, क्योंकि मेटाफिजिक्स बाय डेफिनेशन इज बियॉन्ड फिजिक्स। जो वेरीफाइबल है, जो टेस्टेबल है एम्पेरिकली, ये उसके बियॉन्ड है, उससे आगे है, तो नहीं है टेस्टेबल, तो रिजेक्ट करो इसको। एथिक्स, एथिक्स की का काम कितना है? ज़िंदगी आपकी चलाने के लिए, अदरवाइज इसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए अगर आप एथिकल पॉजिटिविस्ट्स को देखेंगे, जैसे ऑगस्ट कॉम्टे थे, इनसे पहले थे, तो एज ऑगस्ट कॉम्ट क्या कहते थे, और
ही इज़ नॉट द ओनली वन, फिर आगे उसको उस फलसफे को भी आगे बढ़ाया, उसको कहते हैं लीगल पॉजिटिविस्ट। वो क्या कहते हैं? एनी लॉ इज़ राइट लॉ, any law is the right law as long as it is accepted or if it is framed by a competent authority। तो उसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली, कि अगर लॉ प्रॉपरली फ्रेम हुआ है तो वो लॉ सही है, चाहे आप फिर उस पर डिसएग्री करें एग्री करें। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि बाकी सारी चीज़ें मीनिंगलेस, ये बहसें बेकार है। थियोलॉजी भी गई, रिलीजियस साइंसेस भी गई, क्योंकि ये सारी सिंथेटिक क्लेम्स हैं जो टेस्टेबल नहीं है। ना हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना ही हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अब ध्यान होगा, ये भी कोई नई बात है नहीं, ये एक्चुअली कांट के बाद की बात है ही नहीं, ये कांट से पहले की बात है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। याद करें वो बहुत मशहूर स्टेटमेंट जो हमने जब डेविड ह्यूम का फलसफा पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था, जो उनकी इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में है, बड़ा मशहूर स्टेटमेंट, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर हम कोई किताब अपने हाथ में उठाएं, कोई किताब फ्रॉम योर स्कूल, मेटाफिजिक्स, डिविनिटी, साइंस, एनी बुक यू टेक इन योर हैंड, तो उस किताब से पूछो, डू यू कंटेन एनी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कंसर्निंग क्वांटिटी और नंबर? कहने का मतलब, डू यू कंटेन एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स? इफ द आंसर इज नो, आस्क इट द सेकंड क्वेश्चन, डू यू कंटेन एनी एक्सपेरिमेंटल रीजनिंग कंसर्निंग मैटर ऑफ फैक्ट और एग्जिस्टेंस? कहने का मतलब सिंथेटिक स्टेटमेंट्स हैं क्या आपके पास जो वेरीफाइबल है, मैटर ऑफ फैक्ट एंड एग्जिस्टेंस के साथ रिलेट करते हैं? इफ द आंसर इज नो, कमिट इट देन टू द फ्लेम्स, जला दो इस किताब को, फॉर इट कैन कंटेन नथिंग बट सोफिस्टिकेटेड इल्यूजन। तो फिर से नई बात नहीं हो रही। वाई एम आई पॉइंटिंग दिस आउट वंस अगेन इज वही बात कि फलसफा कांट पे मुकम्मल हो गया, बात अब नई कोई नहीं करेगा, ये उसी के अराउंड घूमेगी, बातें रिफाइन होंगी, वही बातें फिर से बोली जाएंगी। मैंने आपको बोला जो कांट का वो डिवीजन है 4 स्टेटमेंट्स का, वो फलसफे में सेटल्ड नहीं है एज ऑफ नाउ, कि उस पर एग्रीमेंट नहीं है, उस पर डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं कि यही है सही तरीका, इसको वो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लॉजिकल पॉजिटिविज्म जब हम मुकम्मल करेंगे वहाँ पे उस पर बात करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास जो रहा वो साइंस है, बाकी सब रिजेक्ट हो गया। अब साइंस में क्या है? तो 2 तरीके के स्टेटमेंट्स, या तो एनालिटिकल स्टेटमेंट्स जो आपका मैथमेटिक्स है, पूरा लॉजिक है आपका, ये सारे स्टेटमेंट्स एनालिटिकल, या तो आपके पास फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होंगे। फैक्चुअल स्टेटमेंट्स मतलब स्टेटमेंट्स जो एसोसिएट करते हैं फैक्ट्स के साथ। आप इसको पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, या रसल का एटॉमिक प्रोपोजिशंस के साथ, कि जब आपने बोला द प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस इज वाइज, तो आप इसको डिवाइड करें एटॉमिक प्रोपोजिशंस में। एक तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस एंड दैट समथिंग इज वाइज। तो इसका जो है दैट समथिंग विच इज प्रेजेंट किंग ऑफ फ्रांस, दिस डज नॉट एग्जिस्ट फैक्चुअली ज़मीन पे, तो इसका ट्रुथ वैल्यू 0 हो गया, गलत है हाफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया बिकॉज हाफ ऑफ इट इज़ रॉन्ग। सो दिस स्टेटमेंट हैज़ टू कोरिलेट विद समथिंग फैक्चुअल। तो साइंस में अब यही 2 चीज़ें रहेगी, बाकी सारा रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे साइंस को लिमिट ना करे, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स के लिए साइंस यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है। ये साइंस वैसे नहीं है जैसे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये इनके कहने का मतलब है इल्म ही यही है बस। इल्म इज साइंस, इट इज सिनोनिमस विद साइंस। बाकी जो भी आप कर रहे हैं ये क्या है? ये मस्ती है, आप एंजॉय करो, करो जितना करना है, पोइट्री करो, सब कुछ करो, इसकी एस्थेटिक यूज़ हो सकती है, बाकी ये इल्म नहीं है। इल्म जो है वो फैक्चुअल है या एनालिटिक है, ये सिर्फ साइंस में लिमिटेड नहीं है। Schlick और Carnap, they both took the view that at base science rests on direct observational reports. साइंस इस पे रेस्ट करती है, डायरेक्टली जो ऑब्जर्व हुआ, फंडामेंटली इस पे खड़ी है साइंस। और इनको उन्होंने प्रॉपर नाम दिया प्रोटोकॉल सेंटेंसेस। ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजी याद रखने की जरूरत नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर सेइंग। प्रोटोकॉल सेंटेंसेस।
and that the observational terms occurring in them are ostensively defined. Ostensively मतलब डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्ट सामने आप देख सकते हैं उस चीज को. श्लिक लिखते हैं, एंड आई कोट, देयर इज नो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी मीनिंग without ultimate reference to ostensive definition, and this means in an obvious sense reference to experience and possibility of verification. अब ये जो इन्होंने वर्ड ऐड किया ना पॉसिबिलिटी का, ये एक और क्रिटिसिज्म का रेस्पॉन्स है. मैंने आपको बोला वियना सर्कल का फलसफा एक दिन का नहीं है, ये रिफाइन होगा, ये डेवलप होगा. तो जब इन्होंने पहले लिमिट किया ना अपने फलसफे को टू एक्सपीरियंस, तो उससे कुछ सवाल उठे कि व्हाट इफ देयर इज अ स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू टुडे बट इट इज़ वेरीफाइबल, कल को हम उसको वेरीफाई करें. तो क्या ये सही ऑब्जर्वेशन है कि हम बोले कि ये स्टेटमेंट आज मीनिंगलेस है और 5 दिन बाद बोले कि अभी मीनिंगफुल है? तो उस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन वाज आल्सो एडेड. तो दो चीज़ें, या तो डायरेक्ट रेफरेंस होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, या पॉसिबिलिटी होगी एक्सपीरियंस की. Karna put the point by saying that because protocol sentences consist in incorrigible reports of observation, they do not themselves require verification. Schlick agreed, writing that protocol sentences are the unshakable point of contact between knowledge and reality. We come to know these absolutely fixed points of contact, the confirmations in their individuality. They are only synthetic statements that are not hypotheses. Hypotheses मतलब supposed. बाकी सारे synthetic statements वो suppositions है. ये वाहिद synthetic statements है जो suppose नहीं है. कौन? जो आप experience से हासिल करते हैं. मेरे सामने एक फ़ोन है, ये एक synthetic statement है और ये hypothesis नहीं है कार्नाप और श्लिक के हिसाब से. लेकिन someone disagreed and now he will point out problems with it. लेकिन ये हो रहा वियना सर्कल के अंदर ही है, या कोई दूसरा स्कूल ऑफ थॉट इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ये आपस में बात चल रही है. ऑटो न्यूरैथ, हमने बोले कि दो फाइनली इनमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हुए, एक कार्नाप वाला और दूसरा न्यूरैथ वाला. अब देखें वो क्या आर्ग्यू करते हैं. ही पॉइंटेड आउट सर्टेन प्रॉब्लम्स. अगर ऐसा है तो ये एज्यूम करता है कि प्रोटोकॉल सेंटेंसेस आर इनकरेजिबल. इनकरेजिबल मतलब दे आर ऑलवेज कांस्टेंट, दे नेवर चेंज, बिकॉज दे डायरेक्टली एंड न्यूट्रली कॉरस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट फैक्ट्स. कि जो जिन चीज़ों के बारे में ये स्टेटमेंट बात करते हैं वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट नहीं है. दैट मीन्स दे आर ऑब्जेक्टिव. लेकिन न्यूरैथ आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये इनकरेजिबल हो, अनचेंजेबल हो, बिकॉज एट बेस्ट इट कैन ओनली बी ए कन्वेंशनल मैटर विच प्रपोजिशंस काउंट एज बेसिक. पहले तो कौन सी कन्वेंशंस बेसिक है, फर्स्ट कन्वेंशंस कौन सी, फर्स्ट प्रपोजिशंस कौन सी है, कहाँ से हम अपने फलसफे को स्टार्ट करते हैं, जो इनिशियल स्टेटमेंट्स है, ये तो फाइनली हमको कन्वेंशन पे ही बेस करने पड़ेंगे. एंड नो स्टेटमेंट, नॉट इवन ए प्यूटेटिव प्रोटोकॉल सेंटेंस, जो सब लोग एग्री करते हैं जिस चीज़ पे, नॉट इवन दैट इज इम्यून टू रिवीजन और रिजेक्शन. आज सब लोगों का एग्रीमेंट है उस पर, वो भी कल को बदल सकता है. इनके खुद के वर्ड्स में, देयर इज नो वे ऑफ टेकिंग कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश प्योर प्रोटोकॉल सेंटेंसेज एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंसेस. देयर इज नो रीज़न, कोई वजह ही नहीं है कि हम ये क्यों माने जो हमारे पहले स्टेटमेंट्स हैं. और आगे लिखते हैं, देयर इज नो टेबुला रासा. वी आर लाइक सेलर्स हु मस्ट बिल्ड देयर शिप ऑन एन ओपन सी. कहने का मतलब, हम जब अपनी इंक्वायरीज को स्टार्ट करते हैं, वी आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद अ फुल apparatus ऑफ assumptions एंड theories. हम जाते ही इन चीज़ों को चेक करने के लिए विद अ सेट ऑफ थिंग्स इनसाइड आवर माइंड. हम हर एक चीज़ को उसमें से, उस सांचे में से गुजार के देखते हैं. तो लाइक ये जो इन्होंने सेलर का एग्जांपल दिया वो आपको समझ आ जाएगा ये क्या कह रहे हैं. द रिजल्ट ऑफ आवर इंक्वायरीज इज समटाइम्स टू मेक अस चेंज
सम ऑफ दीज। जैसे आप समंदर में हैं और कोई लकड़ी का जो टुकड़ा है या प्लैंक ऑफ वुड है उसमें कोई डिफेक्ट आ गया एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विद इन द सी। सी इज योर लिमिटिंग फैक्टर नाउ। This further means that the test for truth is not whether a given statement corresponds with reality, but whether it corresponds to your theory or not. जो आपने एस्टेब्लिश किए हैं प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल के साथ अगली ऑब्जर्वेशन मैच कर रही है कि नहीं। ये नहीं है कि वेदर इट मैचेस विद ट्रुथ और नॉट। जो आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखे हैं, टेस्ट कर रखे हैं स्टेटमेंट, अगली ऑब्जर्वेशन उसके साथ जस्टिस कर पा रही है क्या, उसके सांचे में खुद को ढाल रही है क्या। ये है असली टेस्ट न्यूराथ के हिसाब से। न्यूराथ का जो ये कमेंट है, इट एंटिसिपेट्स थेरीज लाइक दोज दैट वेर हेल्ड बाय क्वीन, जिनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ इज नॉट न्यूट्रल, ऑब्जर्वेशंस देमसेल्व्स आर थ्योरी लेडन। कहने का मतलब कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस भी होती है दे आर कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ आवर एंटीसीडेंट थेरीज। तो हमारी एंटीसीडेंट थेरीज डिटरमिन करती है हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो जो हमको लग रहा था ऑब्जर्वेशन के बाद हम थेयराइज करते हैं, होता उल्टा है। An actual scientific practice shows this means that if an observation does not fit with what is expected, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको एनोमली बोलेंगे। क्यों है वो एनोमली? वो तो कोई एनोमली नहीं है नेचर में। नेचर में तो वो कोई चीज़ है जो हो रही है, आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स में वो एनोमली है। तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको डिसमिस करेंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसको बोलेंगे एबेरेंट है, या आप बोलेंगे एरर हो गया कैलकुलेशन में, और यू वुड हैव टू चेंज योर theories to accommodate it. But if theory is carried to observation, then the meaning of observation terms and the notion of observational confirmation of the theory itself is established in advance. A key concept in the positivist outlook is verification. यहाँ पे यही एक चीज़ है समझने की, जो मैं आपको हर फलसफे में बोलता हूँ, ये वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे ये है वो एक चीज़ जो आपको समझनी है, द प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन। A key concept in the positivist outlook is verification, the possibility of which is what confers cognitive significance on synthetic statements. Analytical statement by definition true है या false? Synthetic statements true और false कैसे establish होते हैं? Verification principles है. Because of its centrality to their position, verification, it created a lot of debate throughout the world and within Vienna Circle. This debate lies in the background of what was happening around Europe in this time. And what was happening around Europe? Around Europe, analytical philosophy was happening. The idea of verification can be understood in one of the two ways. फिर से ये वही दो रास्ते हैं, या तो आप कार्नाप और श्लिक का वे, या तो फिर आयर एजे आयर या न्यूरथ का वे। क्या है ये दो वेज? Either it can be regarded as specifying the nature of meaning or it can be regarded as criteria of meaningfulness. या तो what does meaning mean, या तो आप इस पे बात करें, या तो क्राइटेरिया क्या है किसी चीज़ को मीनिंगफुल बोलने का। ये डिफरेंस आपको शायद अभी नुआंस लगे, लेकिन कुछ देर में इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ मीनिंग इटसेल्फ है, ये श्लिक का मेथड है। He would say the meaning of a proposition is its method of verification. कि किसी भी proposition का मतलब क्या है, कि इसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है। इसको हम समझेंगे कुछ देर में, एग्जाम्पल आएगा तो you would get to understand what he is saying. और ये क्राइटेरिया ऑफ मीनिंगफुलनेस, ये एजे आयर ने असर्ट किया सबसे स्ट्रांगली। He said a sentence is factually significant to a given person if and only if he knows how to verify the proposition which it purports to express. अगर आपको पता है कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, then that would assert कि ये factually significant statement है या नहीं।
आप एक एग्जाम्पल है, द बर्ड इज इन द केज, ये है स्टेटमेंट, ये वेरीफाइबल है वेरिफिकेशन प्रिंसिपल से जो आयर का है। क्या करना है आपको, केज में देखना है बर्ड है कि नहीं। केज में बर्ड है तो ये वेरीफाइबल स्टेटमेंट था, आप ये कर सकते हैं ना कभी भी। लेकिन द बर्ड इज इन द केज डज नॉट मीन go into the drawing room and lift the cloth cover over the cage. That would have been Schlick's way. कोई भी सेंटेंस फैक्चुअली सिग्निफिकेंट सिर्फ तब होगा इफ द प्रोपोजिशन इट purports इज वेरीफाइबल। फैक्चुअली सिग्निफिकेंट हम इसको तब बोलेंगे। अब गॉड इज इन द हेवन, क्या ये फैक्चुअली सिग्निफिकेंट है? सवाल पूछेगा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, क्या ये वेरीफाइबल है? आप जवाब देंगे नहीं, वेरीफाइबल नहीं है। तो बोलेंगे तो फिर ये फैक्चुअली सिग्निफिकेंट भी नहीं है। A sentence which does not express a verifiable proposition expresses no proposition at all। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि ये ऐसा नहीं है कि ये साइंस कह रहे हैं आपको कि ये नॉन साइंस है, कुछ और है। नहीं, वो कह रहे हैं ये कोई इल्म ही नहीं है। इट इज लिटरली नॉनसेंसिकल विदाउट एनी सेंस। फिर से यही एग्जाम्पल देखें जिससे आप इसको समझेंगे। एक आप ले यही गॉड इज इन द हेवन, दूसरा ले बर्ड इज इन द केज। ये दोनों सेंटेंसेस से आपको ये बात समझ आ जाएगी। क्या बर्ड केज में है, ये सेंटेंस वेरीफाइबल है या नहीं? ये वेरीफाइबल है। हम क्या करेंगे, हम केज को चेक करेंगे, उसमें देखेंगे बर्ड है कि नहीं। वन जस्ट हैज टू गो एंड लुक। तो द बर्ड इज इन द केज ये एक प्रोपोजिशन है, और प्रोपोजिशन जो भी होगा वो मीनिंगफुल है। लेकिन गॉड इज इन द हेवन, हम तो इसको भी कहते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट है और उसका प्रेडिकेट है, इट्स ऑल्सो ए प्रोपोजिशन। कहते हैं कि नहीं, ये कोई प्रोपोजिशन ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ वेरीफाइंग वेदर ये बात सही है या गलत। दोनों चीज़ें नहीं है इसमें। तो गॉड इज इन द हेवन, ना आप इसको साबित कर सकते हैं ना आप इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं। सो इट एक्सप्रेसेस नो प्रोपोजिशन एट ऑल। कहते हैं इसका सिर्फ इमोशनल हो सकता है, कोई काम इसका, कोई एस्थेटिक काम हो सकता है। आप कोई नॉन कॉग्निटिव एटीट्यूड जो वर्ल्ड के अराउंड है आपका, आप उसके उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ नॉलेज ये एक नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट है। ये जो हमने अभी तक वेरिफिकेशन प्रिंसिपल को समझा, ये हमने बड़े रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में समझा कि एक सेंटेंस फैक्चुअली इनसिग्निफिकेंट है अगर एक इंसान कोई इसको वेरीफाई कर सकता है। नहीं, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं आगे के लिए। इफ व्हाट ए सेंटेंस सेज कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एनीवन, देन द सेंटेंस इज विदाउट क्वालिफिकेशन फैक्चुअली इनसिग्निफिकेंट। अब हमने इसको जनरलाइज किया सब लोगों के लिए। अगर ये किसी के लिए भी नहीं है वेरीफाइबल, तब ये सेंटेंस फैक्चुअली इनसिग्निफिकेंट है। In this form, the principle itself requires qualification. Sentences which are factually insignificant are those for which there are no means of verification in principle. अगर हम ये क्वालिफिकेशन इन प्रिंसिपल की इसमें ना लगाते, तब क्या होगा? कोई पर्टिकुलर सेंटेंस माइट काउंट एज मीनिंगलेस इन वर्च्यू ऑफ द फैक्ट्स जो अभी नहीं है एस्टैब्लिश, कल हो सकते हैं, जो आज वेरीफाई नहीं है पर कल हो सकते हैं वेरीफाइबल है। That no one had so far verified it but would become meaningful if someone did। तो इस वजह से हमने इन प्रिंसिपल इसमें ऐड किया। येट अभी मसला हल नहीं हुआ, मसले अभी स्टार्ट हो रहे हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म में, फिलॉसफी ऑफ साइंस में। मैं फिर से वो एक बात रिपीट करता हूँ जो मैं लगभग वो हर सेशन में करता हूँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड नन ऑफ इट, स्टे देयर, गो थ्रू द प्रोसेस, एंड एट द एंड ऑफ इट यू वुड हैव अंडरस्टूड मोर। और जब इसको फिर से पढ़ेगी, ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और मैं इसको लास्ट में समराइज भी करूँगा की पॉइंट्स को, क्योंकि इनका जो मेथड है नरेट करने का वो थोड़ा डिफरेंट है एज वी हैव बीन स्टडिंग अभी तक। अब लेकिन इससे कुछ दिक्कतें खड़ी हो जाती है।
पहला मसला क्या है, जो लॉज है साइंस के, इवन इन प्रिंसिपल दे आर नॉट वेरीफाइबल देमसेल्व्स। अगर वेरीफाइंग का मतलब हुआ फर्निशिंग प्रूफ ऑफ समथिंग, इफ वेरीफाइंग मीन्स फर्निशिंग प्रूफ ऑफ देयर ट्रुथ, then the very laws of science are not provable. They can be strongly supported. Yes, there can be repeated experiments और हर एक्सपेरिमेंट में वही रिजल्ट आता है, ये हो सकता है। एविडेंस एक्यूमुलेट हो सकती है वक्त के साथ, और वो एक्यूमुलेटेड एविडेंस इसको बार बार क्या करे, प्रूव तो नहीं, क्या अटेस्ट्स टू इट व्हाट इट सेज। इसने प्रेडिक्ट किया था कि सेब हमेशा अगर पेड़ से कट गया गिरेगा, ये लॉ इसने बोला। नाउ जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितनी बार आप सेब को काटेंगे, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, सो इट कैन सपोर्ट इट। और एक वक्त के साथ एविडेंस, यूएस से पता चला सेब कट के गिरता है, जापान से पता चला सेब कट के गिरता है, हर जगह से पता चला, येट दीज वेरिफिकेशंस ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अनदर विक्टिम इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में जो आप स्टेटमेंट्स बोलते हैं उनको कैसे वेरीफाई करेंगे? उनका वेरिफिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हमको हमारे कॉमन सेंस नॉलेज में पता है, दोनों साइंस भी और हिस्ट्री भी, व्हाट आर दे आर बॉडीज ऑफ एक्चुअली सिग्निफिकेंट सेंटेंसेस। हवा में बातें नहीं कर रहे होते। अगर आप मेटाफिजिक्स को भी बोलेंगे, वी यू आर बिल्डिंग पैलेसेस इन एयर, लेकिन इनके बारे में नहीं ना बोल सकते, लेकिन वेरीफाइबल तो दोनों नहीं है। अभी भी मसला ये छोटा है, आगे के मसले इससे भी बड़े हैं। नॉट इवन एन असर्शन ऑफ अबाउट समथिंग करंटली ऑब्जर्व्ड कैन बी कंक्लूसिवली वेरीफाइड। जो करंट ऑब्जर्वेशन में आपके सामने है उसको भी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कंक्लूसिवली वेरीफाई करना, प्रूव करना। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन माइट बी इनफाइनाइट। आपको साबित करना है क्रोज आर ब्लैक, so for that you need to see an infinite number of crows. All the crows today, all the crows that have existed in the past, all the crows that will exist in the future. Yet the possibility of single observation in future जो अभी नहीं हुई है, मान लिया आज तक सारे कौवे काले थे, लेकिन जो फ्यूचर में एक कौवा शायद कभी ऐसा हो जो काला ना हो, तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट इज नॉट एंड कैन नॉट एवर बी काउंटेड एज वेरीफाइड। तो ये फिर से वही हो गया, जाते थे जापान पहुंच गए चीन। जो स्टेटमेंट खड़ा किया था हमने, और इसके बाद हम देखेंगे इससे भी बड़ा क्रिटिसिज्म, वो ये होगा कि आपने जो ये बात बोली ये खुद वेरीफाइबल नहीं है। अलबत्ता वेरिफिकेशनिस्ट्स इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस क्रिटिसिज्म को, और फिर करते हैं जिसको थोड़ा सा लिबरलाइज करते हैं अपने प्रिंसिपल को, कि ओके चले हम थोड़ा सा यहाँ पे बैंड करते हैं, ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है वो थोड़ा सा ऑब्सक्योर है, लेकिन जब मैं इसको रिपीट करूँगा, विच वी डू विद ऑल ऑफ दीज लास्ट में, तो हम वहाँ पे इसको शायद आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ये दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड वीक वेरिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन को अभी रिजेक्ट कर देंगे, अभी वीक वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे, so that it admits of cases where all that is possible is evidence relevant to the truth of the statement। अभी क्या कहेंगे कि empirical procedure necessary है। अगर empirical procedure के बिना की बात हो रही है वो सब बकवास है। अगर थोड़ा सा empirical procedure कहीं पे है मुलविस, तो ओके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। डाइल्यूट हो रहा है, आप देख रहे होंगे मसला डाइल्यूट हो रहा है। एट द एंड ऑफ इट यू वुड रियलाइज कि फिर से वापस पहुंच जाएंगे कांट पे ही। लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड पे पहुंचेगी, आप देखेंगे कि जहां से निकले थे वहीं वापस पहुंचेंगे। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्होंने अब हमको सोल्यूशन दिया, क्या दिया सोल्यूशन? इन्होंने हमको अब सोल्यूशन दिया लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स ने, ओके ठीक है हमने आपका क्रिटिसिज्म माना, लेकिन हम सिर्फ रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करेंगे। A sentence is factually significant if empirical procedures are at least a necessary condition of efforts to determine its true value।
ट्रूथ वैल्यू डिटरमिन करने के लिए एम्पेरिकल मेथड कोई ना कोई होना चाहिए, ज़रूरी नेसेसरी है। लेकिन हजरत इसने प्रॉब्लम को सिर्फ एक स्टेप दूर कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। क्यों? ये जो ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ये खुद में प्रॉब्लमस है। What is relevant evidence for or against an assertion about empirical matters of fact is to a large extent based on policy, based on convention, based on what you have decided. ये फिर से पुराना वाला क्रिटिसिज्म जो हमने पहले किया वही है कि ऑब्जर्वेशन के साथ थ्योरी को नहीं बिठाया जा रहा है कि you change your theory according to the observations. No, the observations are changed according to theories. What counts as relevant evidence? It might vary. जो भी ऑब्जर्वर्स हैं उनके जो कंसेप्चुअल स्ट्रेटजी है उसके साथ वो चेंज हो सकती है। हम फिर उस स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हम बोलेंगे योर ट्रुथ इज योर्स, माई ट्रुथ इज माइन, इवन इफ योर ट्रुथ एंड माई ट्रुथ इज कॉन्ट्राडिक्टिंग। हम फिर से उस स्टेज पे आएंगे तो फिर से हमारा हतमी लेवल का कैटेगोरिक नॉलेज हो ही नहीं पाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही है किसी जगह पे काफ़ी टाइम से, देयर इज अ ड्रॉट दैट हैज़ इट, और वहाँ बारिश हो गई। अब देखें, अगर हम ये वाला प्रिंसिपल इनका एक्सेप्ट करें कि रेलिवेंट एम्पेरिकल नॉलेज, देखिए दो ग्रुप्स का कैसे डिफरेंट नतीजा होगा कि बारिश क्यों हुई। एक ग्रुप है साइंटिस्ट्स का, वो कहते हैं कि देखिए हमने क्या किया, हमने क्लाउड सीडिंग की, एरोप्लेन से हमने सिल्वर आयोडाइड इसको हमने स्प्रिंकल किया, क्लाउड सीडिंग हुई और बारिश हुई। तो ये है रिलेशन। अब ये रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस का क्या था, ये प्लेन का उड़ना और ये सारा जो हुआ प्रोसीजर। ठीक है, मान लिया हमने कि इसकी वजह से ये होता है, क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश होती है। लेकिन आप देखें अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें बात ही बदल जाएगी। एक और ग्रुप है जो नीचे राग मेघ बजा रहा था, तानसेन का राग मेघ बजा रहे थे, वहाँ से बारिश हुई। इनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या दिखा रहा है कि राग मेघ बजाने से बारिश होती है। तो आपको दिख रहा होगा द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड येट। You would have to choose one over the other based on some other principle which isn't actually there. और बेहतर एग्जाम्पल जो ये मैंने नॉट सो सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल दिया, बेहतर एग्जाम्पल है इस प्रॉब्लम को समझने का, जिसको हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ रेवेंस। इस पे मुकम्मल करेंगे पैराडॉक्स ऑफ रेवेंस पे। ये जो स्टेटमेंट है ऑल रेवेंस आर ब्लैक, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है टू दिस स्टेटमेंट नथिंग दैट इज नॉट ब्लैक इज अ रेवन। ये दोनों लॉजिकली सेम स्टेटमेंट्स हैं। ऑल नॉन ब्लैक थिंग्स आर नॉन रेवन्स, ये सेम स्टेटमेंट्स हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन कंफर्म ऑल रेवन्स आर ब्लैक बाय लुकिंग एट एनीथिंग दैट इज नॉट ब्लैक टू चेक दैट इट इज नॉट अ रेवन। दिस मेक्स माई वाइट शर्ट एविडेंस दैट ऑल रेवन्स आर ब्लैक। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक मिनट में, बट अभी पहले आप ये पूरा पैराग्राफ सुने। तो क्या एविडेंस बनी रेवन्स आर ब्लैक की, कि अगर आपकी शर्ट सफ़ेद है, बट ऑब्वियसली द कलर ऑफ माई शर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद रेवन्स। इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू सेटलिंग द ट्रूथ ऑफ ऑल रेवन्स आर ब्लैक। सो व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ रेलिवेंस दैट मेक्स एन आइटम ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस यूजफुल फॉर वेरीफाइंग ए प्रोपोजिशन? कौन सा एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, इसको इस पे मुकम्मल करते हैं। इसको मैं फिर से रेवन पैराडॉक्स आपको बोलता हूँ। ये हेम्पल का डेवलप किया हुआ है ये पैराडॉक्स, इसको इसी वजह से हेम्पल्स पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये पैराडॉक्स क्या कहता है, पहली चीज़ ये क्या कहता है, देखिए जब आप कहते हैं ऑल रेवन्स आर ब्लैक, यू आर ऑल्सो सेइंग इफ समथिंग इज अ रेवन इट हैज़ टू बी ब्लैक। ये आप कह रहे हैं ऑल रेवन्स आर ब्लैक। लॉजिकल फॉर्मुलेशन इस स्टेटमेंट की क्या है, इफ समथिंग इज अ रेवन इट इज ब्लैक। इसका कॉन्ट्रापोजिशन, इसका इक्विवेलेंट है इफ समथिंग इज नॉट ब्लैक देन इट इज नॉट ए रेवन। यहां तक ये सिंपल है। तो जहां जहां पे स्टेटमेंट 2
if something is not black, then it is not a raven. When this is true, one is also true. Likewise, in all circumstances where if something is not black, then it is not a raven, ये फॉल्सिफाई हो गया, तो स्टेटमेंट वन भी फॉल्सिफाई हो गया. कैसे? मान लीजिए कोई ऐसी एक दुनिया है, कोई ऐसी एक कायनात है जहाँ पे इफ समथिंग इज नॉट ब्लैक देन इट इज नॉट रेवन डजंट होल्ड ट्रू. कहने का मतलब समथिंग वाज नॉट ब्लैक येट इट वाज अ रेवन, इट वाज पिंक बट इट वाज अ रेवन. तो स्टेटमेंट ट्रू हमारा फॉल्स हो गया कि इफ समथिंग इज नॉट ब्लैक इट्स नॉट अ रेवन, हमारा ये फॉल्स हो गया बिकॉज वी हैड समथिंग विच वाज नॉट ब्लैक बट इट वाज स्टिल अ रेवन. इस केस में ऑल रेवन्स आर ब्लैक भी डिस्प्रूव हो गया. सो ये दोनों स्टेटमेंट हमेशा एक साथ प्रूव होते हैं, हमेशा एक साथ डिस्प्रूव होते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट है लॉजिकल फॉर्म में. अगर आप इस पे प्रिंसिप या मैथमेटिकल लॉजिकल फॉर्म लगाएंगे, दोनों का लॉजिकल फॉर्म सेम होगा. ग्रेलिंग अपने किताब में इसका लॉजिकल फॉर्म भी लिखते हैं और वो दिखाते हैं कि ये दोनों लॉजिकल फॉर्म देखिए सेम है. अब इससे मसला क्या होता है? हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट आ गया, ऑल रेवन्स आर ब्लैक. A form of the same statement that refers to a specific observable instance of the general class would typically be considered as an evidence. जैसे आपने कौवा देखा, रेवन देखा कोई, एंड इट वाज ब्लैक, ये एविडेंस है. आपका पेट है कोई, पेट रेवन इज ब्लैक. नाउ दिस इज अ सपोर्टिंग एविडेंस. ये जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्या है? आपके आंगन में जो रेवन बैठा है वो ब्लैक है. तो ये आपकी हाइपोथेसिस जो थी कि ऑल रेवन्स आर ब्लैक, उसका सपोर्टिंग एविडेंस है. मसला ये आता है कि हर एक चीज़ सपोर्टिंग एविडेंस है, हर एक चीज़. आपने एक ग्रीन एप्पल देखा तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन दी? दिस ग्रीन एप्पल इज नॉट ब्लैक एंड इट इज ऑल्सो नॉट ए रेवन. तो जो रीजनिंग हमने लगाई पहले, उस रीजनिंग के हिसाब से ये स्टेटमेंट भी इक्वली एविडेंस है. It follows that the sight of a green apple is evidence supporting the notion that all ravens are black. आपकी white टी-शर्ट, आपकी white टी-शर्ट भी एविडेंस है. किस चीज़ की एविडेंस? इफ समथिंग इज नॉट ब्लैक इट इज नॉट ए रेवन. तो ये सफ़ेद शर्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सफ़ेद है दैट मीन्स इट इज़ नॉट ब्लैक, और ये रेवन भी नहीं है, ये तो शर्ट है. This conclusion seems paradoxical because it implies that information has been gained about ravens by looking at an apple or by looking at a टी-शर्ट. तो ये मसला इसके साथ फिर से खड़ा हो जाता है. इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन जब आप वो सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे तो यू वुड रियलाइज़ कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व एक्चुअली नहीं होता है. हमको फिर इसको फाइनली फेथ बेस्ड ही लेना पड़ता है सबको. खैर, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ. मुझे लगता है एक आध दिन हम स्पेंड करेंगे, एक आध दिन तो नहीं, एक दिन और. कल मैं इसको समराइज करूँगा कि क्या क्या रहे थे पूरी बात पहले से लेकर लास्ट तक. तो जो हम करते हैं हर सेशन के बाद, जिसमें ये थ्योरी वगैरह रिमूव करके मैं आपको प्रिसाइज स्टेटमेंट्स इजी करके बताऊंगा.